अब कोई लीव नहीं करेगा क्लास को, ठीक है, क्लास में रहना सब। स्लाइड्स डेली B09 ग्रुप में ही में नहीं आई थी बेटा, आपको है ना B09 ग्रुप में नहीं आई थी। अच्छा, आप लोगों को क्या मर्ज हो रहा है बैच, जो शॉर्ट टर्म वाले बच्चे ना, जैसे कि मैंने कल बताया था, कुछ बच्चों को क्या है कि स्लाइड्स नहीं मिल रही है, तो उन सबका मर्ज करके और फिर आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है, कॉमन ग्रुप में, और उसमें आपकी स्लाइड शेयर करी जाएगी। तो उसके बारे में आप चिंता नहीं करें। हाँ, कल वाले जो नोट्स हैं वो मैं अभी इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, जो बच्चों का ऑलरेडी एडेड है, और जो बच्चे नहीं है उनको ऐड कर दिया जाएगा अभी, है ना, विद इन, यू मान लो 1 to 2 days, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो एक बार बता दो यार कि तुम लोगों को दिख रहा है क्या ये? यस सर। दिख रहा है? क्या क्या Yes. पढ़ने वाले हैं हम, एक बार आपको दिख रहा हो तो बताओ फिर। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड सोलेनॉइड। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ के बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे हम, है ना। और एम्पियर्स लॉ से सोलेनोइड तो आपने पढ़ा हुआ एक बार पहले, बचपन में पढ़ा हुआ है ना, 10th क्लास में थोड़ा बहुत, या नहीं पढ़ा हुआ? यस सर। पढ़ा है ना सोलेनोइड, तो उसके बारे में सीखेंगे कि एम्पियर का जो लॉ है ये हमें हेल्प कैसे कर रहा है ना, कैसे हमने, क्यों हमने एम्पियर लॉ पढ़ा पहली बात तो, और दूसरी बार पढ़ा तो फिर उसका यूज कैसे कर पा रहे हैं हम, है ना, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अटेंडेंस अटेंडेंस फॉर्म सर वो कर दो यार, सर्कुलेट, कोई सर्कल वाली स्लाइड डेली, हाँ वो ठीक है, मैंने कर दिया है। एक बार अटेंडेंस फॉर्म का भी कर लो, जिसके पास अगर किसी के पास हो तो उसको सर्कुलेट कर लो, ठीक है। चलो, अच्छा, आप लोगों का जो क्या बोलते हैं, संडे को टेस्ट होगा, उसके बारे में पता है सबको? यस सर। पता है, चलो ठीक। तो वेलकम एवरीवन, दिस इज सुविज्ञ, एज यू ऑल नो। आपको आगे का जो भी है कुछ दिन तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर नवीन सर आ जाएंगे वापस, है ना। तो जैसे भी ये बता देंगे आप लोगों को, आज हम एम्पियर लॉ और सॉलिनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इससे, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक, पिछले कुछ 3-4 सालों में, इस बार इस साल भी क्वेश्चंस आए हैं इससे। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ डायरेक्टली भी यू कैन से के बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनडायरेक्टली भी इसका यूज होता है दूसरे क्वेश्चंस में, है ना। तो कल का कुछ बात कर लेते हैं यार। कल हमने क्या करा था, कल हमने फोर्स निकालना सीखा था एक वायर पे, है ना। अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो, उसमें अगर हम डीएल लेंथ का एलिमेंटल लेंथ लेते हैं, तो किसी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, हम क्या निकाल सकते हैं। क्या हुआ, कोई हैंड रेस कर रहा है, कुछ पूछना चाहते हो बच्चा? पलक? हाँ, एक फॉर्म आपके इस चैट चैट में आया है, उसको आपको भरना है, ठीक है। दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए वो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, कुछ पूछना तो नहीं ना किसी को, कंटिन्यू करें ना आगे हम? यस सर। ठीक है, तो हमने निकालना सीखा था भाई, इसमें फोर्स वोर्स निकालना सीखा था कि एक वायर है, तो ये बाइट सावर्ट लॉ, इसमें हमने सबसे पहले बाइट सावर्ट लॉ रिवाइज किया। क्या होता है बाइट सावर्ट लॉ, जल्दी से फॉर्मूला बता दो। टी बी इक्वल्स टू यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। वेरी गुड, डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, ये तो हमारा बाइट सावर्ट लॉ था, वेक्टर फॉर्म में जो निकाला था हमने। उसके बाद हमने क्या सीखा था, फोर्स निकालना सीखा था, है ना, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, तो अगर कोई पार्टिकल है, कोई क्यू चार्ज है, ये अगर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या दिखेगा हमें, इट विल शो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन शो करेगा ये, क्योंकि इस पे मैग्नेटिक फील्ड ने क्या लगा दिया है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया है। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते थे भाई, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। क्यू इंटू वी इंटू बी। हाँ, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। और वी क्रॉस बी हमें निकालने के बहुत सारे तरीके थे। क्या क्या सीखा था भाई, एक तो सबसे पहले क्या सीखा था, स्क्रू रूल सीखा था हमने, है ना, स्क्रू कस देंगे हम। सेकंड, और क्या सीखा था इसको निकालने का तरीका, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हमने निकालना सीखा था। उसके अलावा हमने एक पाम रूल भी सीखा था, है ना, राइट हैंड पाम रूल। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप क्या है, वी क्रॉस भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो फोर्स का, ना डायरेक्शन आप निकाल लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है, क्वेश्चन डायरेक्शन पे ही बनता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्शन पे, तो निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब चीजें थी यार जो हमने पढ़ी थी कल,
तो अगर ये थोड़ा बहुत रिवाइज आपने कर चुके हो, थोड़ा बहुत मैंने करा दिया है आपको, तो एक क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो आई गेस, है ना। इसको सॉल्व कर दो जल्दी से मेरे लिए। एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलेट कर रहा है प्लेन में, है ना, राइट एंगल पे, यूनिफॉर्म फील्ड के, ठीक है, यानी कि फील्ड का और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये बता दिया आपको हमने, ठीक है। आपको अगली बार अगला पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन अगर दिया हुआ है तो ऑर्बिटल रेडियस कितनी होगी। अगर सपोज करो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है ये, अब कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद है कि अगर 90 डिग्री पे होता है तो जो पार्टिकल होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कौन से पाथ पे घुमा देती है, याद आ रहा है किसी को? क्या हुआ, पढ़ने का मन नहीं क्या आज? शिखा, प्रिंस, याद आ रहा है? अंशिका, शगुन, सर्कुलर मोशन में, वेरी गुड दक्ष, ठीक है। तो उसी आप थ्योरी का यूज करो यहाँ पे और इसको सॉल्व करो। तो खुद के पास आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस। 2 मिनट आपको दिए जाते हैं, आप समय लो अपना और इसको सॉल्व करो, ठीक है। हाँ भाई, आंसर आया किसी का? सिमरन, सर 11 सेंटीमीटर। कैसे किया? कैसे किया सिमरन? अच्छा बताओगे नहीं, बस आंसर बताओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे या फिर मतलब, चलो ठीक है मैं समझ गया, तुम एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हो, थोड़ा बात करने में हिचकिचाहट हो रही हो, कोई ना। अच्छा, सॉल्व किया है या फिर कहीं से सॉल्यूशन देखा है, ये बताओ सिमरन पहले। नो सर से सॉल्व किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। हाँ वो मैं समझ गया, चलो कोई ना। पर अगर सॉल्व नहीं किया है ना सिमरन, तो फिर मतलब ऐसा मत करना कि आप सॉल्यूशन देख के बता रहे हो, है ना, वो तो कोई फायदा नहीं करेगा ना, आपको पता ही है, बात कल मैंने बताई थी, ठीक है। यस सर। हाँ तो मैं मतलब मैं यूं नहीं बोल रहा आपने सॉल्व किया है या नहीं किया, इधर मैं तो बस बता रहा हूँ कि अगर नहीं किया है तो मत करना, फिर ऐसा मत यस करना। सर। तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि तुम बाकी सब लोग जितने ही बच्चे हो ना, मुझे पता है ना, जब मैं आपकी एज में था तो मेरा ही मन करता था सोल्यूशन देखने का, क्लास में आंसर बताने का मन करता है ना, क्योंकि कभी कभी, बट वो बहुत नुकसान कर देता है। इससे बढ़िया ये होगा कि हम ट्राई करें सॉल्व करने का जितना भी हमसे हो रहा है, सॉल्यूशन तो डिस्कस होगा ही सही क्लास में, करें डिस्कस करें। डी आ रहा है सर, ठीक है दिशिका, ओके, जो भी आ रहा है यार निकालो, जो भी आ रहा है निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक इंडक्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दे रखा है आपको, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस निकालना है आपको, रेडियस निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं 11th क्लास का यूज करना पड़ेगा। अच्छा इसमें सर ऑप्शन ए के आसपास आ रहा है ओके खुशी। अच्छा मुझे ये बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है क्या इसमें? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है क्या इसमें? मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का कुछ, उसका यूज आ रहा है या नहीं आ रहा है?
क्या बताओगे ही नहीं? क्या बातचीत करना बंद कर दिया है क्या तुम लोगों ने आजकल? नहीं आया ना समझ में? अरे तुक्केबाजी चल रही है कि क्या हो रहा है, बताओ। नो सर, मास तो नहीं यूज किया। मास नहीं यूज किया, फिर कैसे आया आंसर? अपना तरीका तो बताओ यार, तुमने क्या किया है वो बताओ। मुझे कोई इशू नहीं है, तुम एब्सर्ड से एब्सर्ड चीज बोलोगे ना, ऐसी चीज बोलोगे जिसका कोई सेंस नहीं बनता, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको एक चीज रियलाइज हो रही है आप सब बच्चों को कि आपकी बैच में जो सारे बच्चे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है कोई, है ना, ना कोई बहुत ज्यादा ऐसे है डपोर्शन के, है ना। सब लोग, आप लोग अच्छे बच्चे हो, तो हिचकिचाया मत करो, है ना। बोलने में हिचकिचाया मत करो, शर्माया मत करो, हिचकिचाया मत करो, बोल दिया करो जो भी बोलना है। डीबी वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ठीक है शिखा, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ समझो यार, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो तुमको बता के आएगा कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नहीं ना। एग्जाम में आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो अभी जो प्रैक्टिस चल रही है वो इसी चीज की तो चल रही है कि क्वेश्चन देख के हम ये समझ पाए कि क्वेश्चन हमसे निकलवाना क्या चाहता है ना। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये हमें अभी प्रैक्टिस में ही तो सब सीखेंगे ये चीज हम। अभी तुम लोग अगर चुपचाप बैठ जाओगे या तुमको कुछ अगर सोचने में आ भी रहा है और उसको शेयर नहीं करोगे, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, पता है तुम्हें? पूरे साल के एंड में फिर रियलाइज होगा इस चीज का। और अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं यार, फिर मैं ऐसे ही पढ़ा के चला जाता हूँ। मेरे को तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा ऐसे। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा फायदा हो, मैं इंटरेक्टिव बनाऊं क्लास को। पर अगर तुम नहीं करना चाहते बात तो कोई दिक्कत नहीं। ये लो भाई, सोल्यूशन बता देता हूँ मैं। क्या जा रहा है मेरा, है ना, सोल्यूशन तो मैं बता ही देता हूँ। बात तो करनी है नहीं तुम लोगों को, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है कैसे? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे हो रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यूज आ रहा है तो कैसे आ रहा है? कुछ सोचा है इस क्वेश्चन को पढ़ के? अच्छा इधर देखो, सोल्यूशन देखते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट ध्यान लगाओ सॉल्यूशन में, ठीक है, इसको समझने का ट्राई कर। देखो, हमने क्या बात करा था कि यार मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द पार्टिकल या चार्ज, है ना, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये अगर 90 डिग्री होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को पता है क्या करती है? सर्कुलर मोशन में घुमाती है। सर्कुलर मोशन में घुमाती है। ये पढ़ा, ये बात करी थी हमने कल, यस सर। है ना, ये बात करी थी हमने। अब ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है अगर, तो इसका कुछ ना कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर, mv²/r। लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। और इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ mv²। अरे मोशन में है ना यार वो, यस सर। मोशन में है, तो हमें सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। रीजन, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के बाद ही हम निकाल पाएंगे फोर्स जितना लग रहा है। जो mv²/r है वो तो सेंट्रिपिटल फोर्स है, राइट? राइट। यस सर। लेकिन इसको इक्वेट करना पड़ेगा हमारे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। अरे यार सेंट्रिपिटल फोर्स तो क्यों होता है? बिकॉज जो सेंटर में प्रेजेंट है आपका कोई आपका कोई पार्ट, जैसे यहाँ पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है पहले तो ये बताओ तुम लोग। 11th तो पढ़ी है ना? अरे सर क्या वो होता है तो सेंट्रिपिटल फोर्स? लगती है। हाँ, अब ये भी नहीं बताओगे क्या यार? फिर तो फिर क्या पढ़ाऊं मैं तुमको, बताओ। हाँ पलक बताओ। पलक शिखा क्या होता है? ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर पाथ से सर्कुलर पाथ में मूव करवाए। ओके, और कोई बताना चाहेगा? ये सिंपल सी बात है, कुछ मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम बोल नहीं पा रहे हो मुझे जहां तक लग रहा है। कोई भी अगर फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को अगर कर्व्ड पाथ में घुमा सकता है ना, सर्कुलर पाथ में घुमा सकता है, तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ना, जो कि डायरेक्टेड होता है सेंटर के टुवर्ड्स। जिस सर्कुलर पाथ में वो घुमा रहा है उसको, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ वो लगता है फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना। अरे यही होता है ना, यस सर। है ना। तो यस सर्कुलर पाथ पे यस सर। सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो तो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन है। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिज्म? जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसका क्या?
तो उस मैग्नेटिक फोर्स को निकालने का तरीका भी तो हमने डिस्कस किया था कि वो Yes. मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी इंटू बी, है ना, V क्रॉस बी होता है, पर यहाँ पे सिंस साइन थीटा 1 है तो मैं QV भी लिख रहा हूँ, हाँ या ना, यस यस है ना। Yes, sir. तो मेरे को मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी? अरे हाँ ना Yes. बोलो भाई, है ना, Yes, वेलोसिटी sir. निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे रियलाइज हुआ कि काइनेटिक एनर्जी है कुछ ना कुछ इसमें, है ना, कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा, इसकी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों? Half mv square. हाफ mv स्क्वायर। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है मुझे Yes, sir. कितना Yes, होता sir. है? Yes, sir. कितना होता है? 9.1 into 10 raised to power minus 3. क्या? 9.1 into 10 raised to power minus 3. 10 raised to power minus 3। -30 Sir, Minus minus 31. 31. Minus 31. हाँ, भूल गए हो क्या तुम लोग चीजें? अब ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। अब मैं ये तुमको खैर समझा नहीं सकूं, मतलब समझाता पहले, बट मुझे लगा तुम्हें पता होगा, कोई ना। अब ये ऊपर जो दिया हुआ है ना, ये काइनेटिक एनर्जी ही दी हुई है, ठीक है। तो ये इक्वेट करेंगे हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ये ई जो होता है वो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है ये? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है ये? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 19 कूलम्स, है ना। 1.6 और 10 टू द पावर 19, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 से, ठीक है? ये हमारा इक्वल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। अब इसमें हम वी स्क्वायर निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, तो वी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब रफली बताओ कितना आएगा इसका आंसर, वी स्क्वायर बता दो पहले, वी स्क्वायर आ जाए। चलो आगे का मैं बता दूंगा, तुम 10 की पावर बता दो। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब साथ में, वरना क्या है कि तुम भूलते जाओगे धीरे धीरे, ये बिल्कुल तुम कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट होते जाओगे चीजों को। 10 to power -30 Or minus 12. 10 टू द पावर माइनस 12, माइनस कैसे आ सकता है ये? 10 टू द पावर माइनस 31 नीचे डिनोमिनेटर सर में, प्लस हाँ प्लस का 12 आएगा, ठीक है। आगे का मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 3.52 आएगा आगे, ठीक है। अब ये वी स्क्वायर है, एक और गलती तुम्हारी ये हो सकती है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है देखो, ये 1996 में आया, उसके बाद आया नहीं, लेकिन दोबारा कभी भी पूछा जा सकता है, कोई नहीं बोलता ऐसे कि भाई दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है, या इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो वी स्क्वायर जो आएगा आपका वो आया है 3.52, 3.52 इंटू 10 टू द पावर 12। जब v निकालोगे आप इसका, अंडर रूट निकालोगे आप इसका, तो ये आपका 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा 1.87 इंटू 10 टू द पावर 6। ये आई आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अब जब हमें वेलोसिटी पता चल चुकी है, स्पीड पता चल चुकी है, तो हम सिंपली इक्वेट कर सकते हैं इसको। हमें पता है कि भाई जो फोर्स सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो इक्वल है मैग्नेटिक फोर्स के जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है ना। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, राइट साइड में लिख रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो हमें इक्वल करना है किसके, बोलो, मैग्नेटिक फोर्स, Magnetic force. है ना। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QVB, है ना। यहाँ पे QE है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है चार्ज की जगह, Yes, sir. है ना। तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू VEB, ठीक है। अब V से V कट हो जाएगा, हाँ या ना, है ना, एक V कट हो जाएगा। और निकालना क्या है हमें? रेडियस निकालना है, ऑर्बिटल रेडियस, यानी जिस ऑर्बिट में ये घूमेगा उसकी रेडियस निकालनी है। तो उस रेडियस की तो बात कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा हमारा mv अपॉन b इंटू ई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो अब तो, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये तो आपका मास है ही सही। वेलोसिटी अभी अभी निकाली है आपने 1.87 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसको डिवाइड कर दोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 10 टू द पावर माइनस 4 ना, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। 19. इस पूरे तामझाम को जब सॉल्व करोगे, इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे,
तो आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 11 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आएगा। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे याद ध्यान से देखोगे आप तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर में थी आपकी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका आंसर मीटर में आएगा। इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत लेंदी भी हो सकते हैं अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 11th का यूज भी ले सकते हैं। 12th का टॉपिक 11th का यूज हो गया, है ना, या 11th का क्वेश्चन है 12th का यूज हो गया। तो आप कुछ ना कुछ इसमें क्या है कि अगर आपको आइडिया लग रहा है क्वेश्चन के बारे में, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्या आप लोगों ने पहले? हाँ ना बोलो यार। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। काफी कम आवाज आई है मुझे। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्या है यार? एनर्जी है? नहीं, एनर्जी नहीं है क्या ये? क्या आपको नहीं पता एनर्जी की वो होती है ये यूनिट? तो पता है। एनर्जी की यूनिट होती है, पता है ना ये, फिर कंफ्यूजन क्यों है? चलो इसको एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस करना, है ना, एक बार घर पे फिर से ट्राई करना। क्वेश्चन आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, तो नोट्स को देख के आप फिर से ट्राई करना है ना, आ जाएगा ये। आगे चले, एम्पियर्स लॉ पे आ जाए। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, एम्पियर लॉ की बात करते हैं जिसके लिए हमारी क्लास है आज मेन। तो एम्पियर लॉ बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है, मतलब गॉस लॉ पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। क्या आपको Yes. गॉस लॉ याद है सब लोगों को? गॉस लॉ किस में हेल्प करा था हमारी? क्यों पढ़ा हमने गॉस लॉ? बताओ भाई, क्यों पढ़ा गॉस लॉ? अभी ये भी भूल गए हो क्या, या तुमने लिया नहीं है क्लास? गॉस लॉ आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये तो बता दो कम से कम, बड़े लोगों। गूगल कर रहे हो क्या? शिखा, फिर मैं एक एक करके पूछूंगा अगर नहीं बताओगे तो। शिखा, आवाज आ रही है? तो ये मैक्सवेल इक्वेशन होती थी। मैक्सवेल इक्वेशन? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने के लिए पढ़ा था ना गॉस लॉ, जहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था अगर कहीं पे, तो वहां पे हम गॉस लॉ की हेल्प से क्या निकालते थे, फ्लक्स का रिलेशन दिया था ना चार्ज के साथ में गॉस ने, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिया था ना ये, यस सर। यस सर। इक्वल्स टू ई डॉट डी एस होता है। तो उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना अलग अलग जगह पे। यार भूल गए हो क्या सब लोग? अरे यही तो पढ़ा था, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यही तो पढ़ाया था। तो शायद मैंने ही पढ़ाया था, भूल गए हो क्या सब लोग? क्या हुआ, पढ़ने का मन नहीं है क्या आज? बंद कर दें क्लास? क्लास एंड कर दें क्या? नो सर। तो गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि कैसे हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने ये फर्स्ट चैप्टर में। नहीं पढ़ा है अगर तो मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है ना, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, तो उसके लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसके इसलिए हमने पढ़ा था गॉस लॉ। गॉस लॉ ने हमारी हेल्प करी थी, इजी इजी बना दी थी, कैलकुलेशन इजी बना दी थी बेसिकली, है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए हमने किया था। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी हम एम्पियर्स लॉ इसलिए पढ़ते हैं। एम्पियर लॉ पहले पढ़ते क्यों है ये समझ रहे हैं हम, ठीक है। एम्पियर लॉ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन की कैलकुलेशंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस होती है,
मैग्नेटिक इंडक्शन की कैलकुलेशंस जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो इनको इजी बनाने के लिए फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे किसका होगा डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। जैसे वहां पे चार्जेस का था, यहाँ पे हम करंट की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म चैप्टर में स्टार्टिंग से इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ का यूज करते हैं, है ना। तो एम्पियर लॉ क्या बोलता है भाई, उस बारे में बात करते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको आप नोट भी कर सकते हो चाहो तो, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। लाइन इंटीग्रल of magnetic induction along any closed loop या closed path, कोई भी क्लोज पाथ पे जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है, इन अ रीजन इज इक्वल टू द, समझ में आएगा नहीं तुम लोगों को, जो लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम, लाइन इंटीग्रल मतलब होता है कि एक लाइन पे इंटीग्रेट करना है ना। लाइन इंटीग्रल उसे बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग एनी क्लोज पाथ इन अ रीजन इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। म्यू नॉट पता है सबको क्या होता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम यस सर। परमिबिलिटी के बारे में। म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है केवल, लेकिन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं, वर्डिंग से समझ में आता नहीं। क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ, क्रॉसिंग द एरिया, जिस पाथ को हमने लिया है ना उसको उस पाथ की बात हो रही है, क्रॉसिंग द एरिया। ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना, बेसिकली ये काफी हेल्पफुल है। एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ, जिस क्लोज पाथ के ऊपर बात हुई है उसके बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली इसको आपको मैं थोड़ा डायग्राम से समझा लेता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा नहीं ऐसे वन। इसको ऊपर रब कर देते हैं गॉस लॉ। तो देखो, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, एक वायर और है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है I2, है ना। तो ये एंटेंगल्ड है यूं मान लो, लेकिन एक वायर है जो कि इनमें एंटेंगल्ड नहीं, दूर है इनसे, उसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ I3। तो अगर तुमको तीनों वायर को कंसिडर करना है ना, और तुम्हें क्या बताना है, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, मान मैग्नेटिक इंडक्शन की कैलकुलेशंस करनी है बिकॉज ऑफ ऑल थ्री वायर्स, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एक क्लोज पाथ बनाओगे, एक क्लोज पाथ बनाओगे जो कि इन तीनों वायर्स को क्या करे, इनकैप्सुलेट कर ले, इनक्लोज कर ले, है ना, अपने आप में बांध ले, मतलब है ना, जिसमें तीनों वायर्स आ जाए आपके। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया एक एम पाथ बनाया एंटी क्लॉकवाइज, इसने हमने डायरेक्शन दे दिया। एम है पाथ का नाम, पहले बता रहा हूं, एम क्या है, पाथ का नाम, पाथ नेम, है ना, सब लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, लेट्स से कि यहाँ पे कुछ और करंट थे I4 और I5, लेट्स से यहाँ पे I4 करंट था और I5 करंट था, है ना, एक वायर और थे, पर ये हमने इस क्लोज लूप में नहीं लिए, हमने हमारे पाथ में नहीं लिए, ठीक है। जो हमारा क्लोज पाथ है उसमें हमने I1 I2 और I3 को लिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा पाथ चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे कोई इस पाथ का कुछ करना पड़ेगा ना, इस पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने डीएल लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है इस डीएल एलिमेंट से, है ना, कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है लेट से, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हमें निकालना है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो, उसको ऐसे निकालते हैं बच्चों कि जो आपका इंटीग्रेशन है
है ना, इस पूरे एम पाथ पे इंटीग्रेशन जो है बी डॉट डीएल का वो इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 माइनस I3। सिंस इसकी क्या है, पोलैरिटी अलग अलग, I1 ऊपर जा रहे हैं, I2 ऊपर जा रहा है, I3 नीचे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम वैसे लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है इस केस में, डायरेक्शन ऑफ करंट is taken according to right hand rule, right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, जैसे कि अगर पाथ है आपका ऐसे चल रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, तो ऊपर वालों को आप पॉजिटिव ले लो, नीचे वालों को आप नेगेटिव ले लो। बात समझ में आई सबको? यस सर। आपका लूप एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपने लूप में अपना हाथ को ऐसे कर्ल किया और आपका थंब किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज लूप में, बोलो। ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले करंट्स को हम पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे वाले करंट को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, है ना। ये तरीका है बेसिकली, और कुछ नहीं, करंट का डायरेक्शन बताने का तरीका है, ठीक है। तो अगर इसको हम सम अप करें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एम पाथ पे बी डॉट डी एल, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन विद द लेंथ, स्मॉल एलिमेंटल लेंथ एल, डी एल, है ना। ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई एनक्लोज्ड, यानी कि जितने भी करंट को इस पाथ ने एनक्लोज किया है उसके बराबर हो जाएगा। ये आपका होता है एम्पियर सर्कुटल लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ। अब इस बात को समझने के लिए या फील दिलाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ याद आ रहा है सबको? यस सर। उसमें गॉसियन सरफेस बनाते थे नहीं बनाते थे, एक गॉसियन सरफेस बनाते थे नहीं बनाते थे, यस जैसे कि सर। Q1 Q2 और Q3 ऐसे अलग अलग चार्ज कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो हम उसको एक गॉसियन सरफेस में लेते थे नहीं लेते थे, यस सर। है ना। तो जो E डॉट डी एस हम निकालते थे वो इन तीनों चार्जेस के लिए निकालते थे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इसमें भी पोलैरिटी का डिफरेंस आता था, पॉजिटिव चार्ज को जैसे Q1 प्लस Q2 लेते थे तो माइनस Q3 लेते थे हम नेगेटिव चार्जेस को, हाँ या ना? है ना, ये यस सर। फॉर्मूला लगाते थे। तो बिल्कुल सेम चीजें ही तो है, आपको रिलेट हो रहा है। कोई चार्ज अगर बाहर होता था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती थी, लेकिन हमारे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स नहीं होता था, हाँ या ना? यस सर। सेम तरीके से यहाँ यस पे सर। होता है, कोई वायर अगर बाहर है, लूप के बाहर है, पाथ के बाहर है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो हम निकालना चाहते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, लॉ का, लूप का, पाथ का, वो उसमें केवल वही वायर्स कंसिडर किए जाएंगे या वही करंट कंसिडर किया जाएगा जो कि आपके पाथ में आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस के लिए ये एम्पियर लॉ हम पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, एम्पियर सर्कुटल लॉ की तैयारी क्यों कर रहे हैं हम, क्यों हमने पढ़ा इस टॉपिक को? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी थी मैग्नेटिक इंडक्शन की, है ना, इजियर तरीके से, जहां पे हमारा जो करंट है वो क्या हो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर करंट है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होगा, उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने एम्पियर लॉ का, मतलब एम्पियर लॉ की पढ़ाई करी। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ये यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं बी डॉट डी एल का फॉर अ क्लोज कर्व, ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई, ठीक है। बाउंड्री पे जो है, बाउंड मतलब कर्व को जो बाउंड कर रहा है उसकी, उसके अकॉर्डिंग, है ना। और बी डॉट डी एल हम म्यू नॉट आई के बराबर भी लिख सकते हैं। म्यू नॉट आई क्या है, इसमें आई है एनक्लोज्ड करंट, मतलब जो पाथ में आ रहा है ना, ये एनक्लोज्ड है। एनक्लोज का मतलब क्या होता है कि जो आपने पाथ लिया है, लूप लिया है, उसमें आना चाहिए, इन द लूप आना चाहिए, है ना। वो करंट एनक्लोज करंट है। इसका प्रूफ भी ये दिया है हमने, बी डॉट डी एल कॉस थीटा, हमने पढ़ा था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने ये। तो इसमें कॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बी है और डीएल है उसके बीच में एंगल नहीं है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। स्टार्टिंग से बताना है या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट बताना है दक्ष? स्टार्टिंग से, ठीक है।
तो जैसे कि हमने गॉस लॉ पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई रैंडम चार्ज आए हैं अगर कहीं पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 कुछ चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, पढ़ा था, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ फ्लक्स भी जनरेट होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था हमने। तो हमने कहा कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस बड़ी डिफिकल्ट हो रही है, तो कुछ तरीका निकालो ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस इजी हो जाए, है ना। तो किसी ने बोला कि यार आपने फ्लक्स पढ़ा हुआ है, बोले कि हाँ पढ़ा हुआ है, तो वो फ्लक्स की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है बेसिकली, अगर आप ई डॉट डी एस को, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में इंटीग्रेट करोगे, है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के, तो वही तो आपको फ्लक्स देगा आपको। बोले हाँ ठीक बात है, तो आप क्या करो कि एक एरिया बनाओ जहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक सरफेस बनाते हैं जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, तो उस सरफेस में वैलिड होगा ये गॉस लॉ आपका, जिसमें कि आपको क्या बताया जाएगा, फ्लक्स के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन बताया जाएगा, यानी कि एक चार्जेस कितने इनक्लोज्ड हैं उनकी वजह से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उसका रिलेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बता दिया जाएगा। तो किसने बोला कि सेम चीज हम मैग्नेटिज्म में भी यूज कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हो, एम्पियर लॉ नाम से एक लॉ है, वो पढ़ो आप। तो वो क्या बताता है आपको कि अगर करंट कैरिंग वायर्स हैं बहुत सारे, करंट फैला हुआ है, मान लो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो अगर आप उनको एक लूप में ले लेते हो, एक पाथ में ले लेते हो, ठीक है, तो पाथ की हेल्प से आप बता सकते हो कि कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा वो करंट, है ना, या फिर वो कंबाइंड करंट। तो जैसे कि मान लो मेरे पास 6-7 करंट है, पर मेरे को 3 करंट में ही चाहिए, ठीक है, 3 करंट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे उनकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो मैंने क्या किया, उनको एक पाथ पे ले लिया, है ना, उस पाथ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दिया, लाइन इंटीग्रल निकाल लिया उस पाथ की लेंथ के साथ। तो यानी बेसिकली मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही थी उसको पूरे पाथ में निकाल लिया कि कितना आ रहा है, उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है। तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ ये तो कि जो म्यू नॉट आई है वो होता है ना। तो म्यू नॉट आई में जो आई होगा, लेकिन वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका जो पाथ के अंदर करंट है केवल वो, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बच्चों, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो बायट सावर्ट लॉ में भी हमने पढ़ा था, है ना। तो उसकी हेल्प से भी हमने इसको डिराइव किया हुआ है। आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ये बाकी चीजें अगर याद रह नहीं रहे, फॉर्मूला भी अगर आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बी डॉट डी एल है म्यू नॉट आई, और हम एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, एम्पियर लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम कैलकुलेशंस कर सके मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सके, मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल सके ड्यू टू सम वायर्स, कुछ वायर्स जो कि करंट को कैरी कर रहे हैं और उनकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब आया समझ में? यस दक्ष, दक्ष समझ में आया? ओके, चलो आगे चलते हैं। एक कोई स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से निकालते हैं। अब देखो ये जो तुम्हें पता है ये थोड़ा फील क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये जो सर्कुलर लॉ हो गया या गॉस लॉ हो गया और ये सब जो चीजें है ना, ये चीजें कोई थ्योरी नहीं है, ये चीजें एक टूल है। टूल समझते हो तुम लोग, जैसे इंटीग्रेशन एक टूल है। इंटीग्रेशन क्या है? एक टूल है। टूल मतलब कोई चीज कैलकुलेट करने का तरीका है ना। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब तुम कैसे यूज करते हो, कोई चीज कैलकुलेट, जैसे तुमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये पढ़ना सीखा था ना बचपन में, तो तुमसे कोई पूछे कि क्यों है प्लस, क्यों है माइनस, क्यों है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हो आप लोग, तो तुम बता पाओगे क्या कभी? नो सर। मुश्किल होगी, अगर बता भी पाओगे तो मुश्किल होगी समझाना। क्यों? क्योंकि वो एक टूल है, कैलकुलेशन करने का टूल है ना, तरीका है एक तरह से कैलकुलेट करने का। तो वैसे ही फिजिक्स में बेटा सेम तरीके से क्या होता है कि हम कुछ टूल्स बनाए हैं, हम लोगों ने कुछ लॉज बनाए जिसके थ्रू हम कुछ चीजें कैलकुलेट कर सके, है ना। तो जैसे हमने गॉस लॉ बनाया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, है ना, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, वैसे ही हमने मैग्नेटिज्म में एम्पियर लॉ बनाया हुआ है। एम्पियर जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना लॉ दिया है जिससे कि मैग्नेटिक इंडक्शन की कैलकुलेशन हो सकती है ना। थोड़ा और बोलूं या समझ में आ गया है? सर आ गया। ठीक है, तो कोई स्ट्रेट वायर है यार, है ना, इन्फिनिट वायर है मान लो, इसकी वजह से अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, तो कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं एम्पियर लॉ की हेल्प से। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एम्पियर लॉ में हमें क्या करना है, चुपचाप एक सर्कल बना देना, एक पाथ बना देना है,
एक लूप बना देना है, और इस लूप का कुछ ना कुछ नाम रख दो, पाथ का एम रख दो, जैसे कि नाम आपने एम रख दिया है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये, लेट से, है ना। और इसमें हमने क्या ले लिया, डीएल लेंथ ले लिया। इस डीएल लेंथ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये डीएल लेंथ भी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगी बच्चों? सर आर। आर पे होगी, सरकमफेरेंस पे है ना, क्योंकि वो, अरे सरकमफेरेंस पे है ना, ठीक है। तो अगर यस हमको कोई पूछे कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी टोटल, तो हम एम्पियर लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, बाई एम्पियर्स लॉ, बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या होता है फॉर्मूला, कौन बताएगा? इंटीग्रेशन एम पाथ में किस चीज का करते हैं, बताओ। बी डी एल हाँ बी डॉट डीएल प्रियांशी, हाँ बताओ। बी डॉट, बी डीएल डॉट डी एल बी डॉट डी एल, ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा किसके, म्यू नॉट यू नॉट आई। I. टाइम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी डॉट डी एल में थीटा 0 है, ठीक है। सेम यू मान लो कि अगर डीएल का, अगर तुमने ये एंगल लिया, तो बी का भी तुम यही एंगल ले रहे हो, ये मान लो, ठीक है। तो थीटा 0 है अगर, तो कॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, बी और डीएल हो जाएगा क्या डायरेक्ट, Yes, sir. है ना, यस इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आगे चलते हैं। अच्छा, बी तो आपकी कांस्टेंट है, बी चेंज नहीं हो रही है ना, बी को इंटीग्रेट कैसे करोगे, बी तो कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी कांस्टेंट है, तो बी आपने बाहर ले ली। डीएल को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी लेंथ पे पाथ की, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, पूरा सर्कुलर पाथ पे इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, बी मल्टीप्लाई बाय डीएल को पूरे पाथ पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, क्या सरकमफेरेंस आ जाएगी पूरी? यस Yes, अब sir. हाँ बोलो यार, अरे पूरा पाथ तुम्हारा सर्कल ही तो है, तो यस लेंथ को अगर इंटीग्रेट करते हो पूरी सर्कल पे, क्या बात कर रहे हो यार, ये भी समझ में नहीं आया क्या? अगर एक लेंथ लू मैं एक रेक्टेंगल में, है ना, ये छोटा सा लेंथ ले लिया मैंने डीएल, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मतलब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने डीएल को ऐड किया एक और डीएल से, है ना, फिर एक और डीएल से ऐड कर दिया, फिर आके एक और डीएल से ऐड कर दिया, तो ऐसे डीएल 1 डीएल 2 ऐसे ऐड करता जाऊंगा मैं, और इस पूरे पाथ में मैं इसको ऐड कर दूं, तो क्या मुझे इसका पेरीमीटर नहीं मिलेगा क्या? Yes, sir. यस सर। ये बेसिक मैथ्स है ना, आ रही है समझ में? यस यस सर तो ऐसे ही किसी सर्कुलर पाथ में अगर मैंने डीएल लेंथ ले लिया, और उस डीएल लेंथ को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा थोड़ा 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 पूरे इसमें सरकमफेरेंस में, तो सरकमफेरेंस ही तो मिलेगी। पैरामीटर क्या होता है सर्कल का, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कमफेरेंस 2 pi r. 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होती है ना 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर हो गया आपका डीएल का इंटीग्रेशन, और इससे आपको मिल गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हमने एम्पियर्स लॉ से भी निकालना सीख लिया। क्या ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ था? यस सर। नहीं पढ़ा हुआ था, यस सर पढ़ा था। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था पहले से, लेकिन हमने मिक्स बार मैग्नेटिक फील्ड निकाली है एम्पियर लॉ से, तो सेम रिपीट हो रही है हिस्ट्री। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी हुई है तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि उसमें भी ऐसे ही हो रहा था। गॉस लॉ से आप उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कैलकुलेशन कर रहे थे जो कि आप ऑलरेडी कर चुके थे, जिनको आप डिराइव कर चुके थे पहले से, है ना। तो अब समझ में आया एम्पियर लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें ये सब चीजें। अरे हाँ या ना बोलो यार, यस सर यस सर ठीक है, इसलिए हम एम्पियर लॉ पढ़ रहे हैं। चलो, तो अब सोलेनॉइड वाला टॉपिक भी ले लेते हैं। तो बेसिकली ये लॉ इसलिए पढ़ाया जाता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एम्पियर्स लॉ इज हेल्पफुल इन सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ प्रिंस।
सर बायोट सावर्ट लॉ से भी हम इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे सर, वो भी सेम आती थी ऐसी। हाँ, बायट्स आउट लॉ से भी निकाल सकते हैं। आप क्या पूछ रहे हो, सेम आती है? यस सर। हाँ, सेम ही आएगी ना, अलग अलग कैसे आ सकती है? कोई अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है ना, किसी पाथ में मान लो जैसे हमने यहाँ निकाला है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो तो सेम आनी चाहिए, राइट? तो बेसिकली क्या है कि कोई वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक पूरी सर्कुलर पाथ बनाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, है ना। पूरे सर्कुलर पाथ तक उसका क्या रहता है, असर रहता है ना। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चलती है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी पढ़ा था, उसमें भी अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वायर में, है ना। सिलेंड्रिकल बनता है ना पूरा एक, अगर हम गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस लेते हैं तो सिलेंड्रिकल बनता है ना। क्यों? क्योंकि वो एक सर्कल ऐड होते आते हैं, एक सर्कल नीचे बना, फिर उसके ऊपर बना, फिर उसके ऊपर बना, तो बहुत सारे सर्कल को आप जब पाइल अप करते हो तो क्या बना देते हो, सिलेंडर ही तो बनाते हो। अरे यार, बहुत सारी तुमने सर्कुलर डिस्क ली और उसको एक दूसरे के ऊपर रखना चालू कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। सिलेंडर बन जाएगा ना। तो बिल्कुल वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। चलो सोलेनॉइड के बारे में पढ़ते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, बचपन में पढ़ा था हमने, है ना। लॉन्ग वायर वूंड इन अ हेलिकल फॉर्म, यानी कि आपने एक हेलिकल फॉर्म में उसको क्या कर दिया, वूंड कर दिया या बांध दिया या फिर एक तरह से शेप कर दिया, है ना। जहाँ पे टर्न्स क्या है, क्लोजली प्लेस्ड है, यानी कि जो टर्न्स आपने दिए हैं वो बहुत क्लोजली प्लेस होते हैं, ताकि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो लॉस्ट नहीं हो आपकी, ठीक है। तो इसलिए हमने सोलेनॉइड के केस में क्या किया कि बहुत क्लोज टर्न्स दिए और एक हेलिकल शेप बना दिया, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ईच टर्न कैन बी कंसिडर्ड एज अ सर्कुलर लूप विच कैरीज करंट। अब ये कंसिडर्ड वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? होता नहीं है सर्कुलर एक्चुअली, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता, पर आपको कंसिडर करना है क्योंकि ऑलमोस्ट होता है ना। और आप कैलकुलेशंस जो है वो सर्कुलर लूप के हिसाब से लेके कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, राइट? सोलेनॉइड पढ़ा हुआ है ना। थोड़ा सा Yes. बेसिक इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। अंदर सोलेनॉइड के क्या होता है बच्चों, जैसे करंट फ्लो करता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है सोलेनॉइड, है ना। करंट फ्लो होता है सोलेनॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सो इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सोलेनॉइडल एक्सिस। सोलेनॉइडल एक्सिस क्या है, ये वाला, ये एक्सिस सोलेनॉइडल एक्सिस, ठीक है। तो इसके पैरेलल होती नहीं होती, ये भी 10th में पढ़ा था हमने। Yes. अरे यार, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती है ना सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, Yes. यस सर। यस सर। है ना। ये कुछ नया तो नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पढ़ा हुआ है तो आप लोगों ने ऑलरेडी, है ना। अच्छा, बाहर कैसी होती है, बाहर वही सर्कुलर ना, सेमी सर्कुलर बोल लो या सर्कुलर बोल लो, ऐसी होती है ना। ये पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी। आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्मॉल। अंदर की तरफ जो सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और बाहर के में अंदर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो इसलिए हम उसको जीरो मान लेते हैं। ये बात याद रखना, बाद में मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर भी होती थी, उसको जीरो कैसे मान ले रहे हो आप। तो ऐसे मान ले रहा हूँ कि अंदर के कंपैरिजन में जब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो 98% तो ये मान लो अंदर ही आ जाएगी और 2% बाहर आएगी, तो उसका कोई इससे भी कम आती है बल्कि, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है किसके कंपैरिजन में। तो जो मेनली कैलकुलेशन होती है वो हम इनसाइड के हिसाब से ही करते हैं ना, आउटसाइड के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ये? बोलो यार, हाँ ना, क्लियर है, बाद में दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। इन अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। अंदर की तरफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती है, आउटसाइड जो होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है ना, कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं बनाती वो। ये और बड़ी प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है। बचपन में तो हमको लगता है कि यूनिफॉर्म ही होती होगी, लेकिन नहीं होती। बाहर की तरफ वो जैसे कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल भी नहीं है। बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है दिखने में या नहीं लग रहा है? यस सर। सिमेट्रिकल भी नहीं हो पा रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म होती है ये, कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती इसमें। अब ये प्रूव अगर चाहिए कि क्यों नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो इसके लिए आपको कुछ वीडियोस देखना पड़ेगा ना, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा उसमें, ठीक है। मेरे पास वीडियोस होंगे तो मैं अगली क्लास में वो भी आपको दिखा दूंगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको समझना है कि जो स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म फील्ड है उसकी वजह से हमें निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो निकालना है। As one starts moving away from the solenoid, the field diminishes. जितना दूर जाओगे मैग्नेट से उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, तो सबको पता है। तो सोलेनॉइड से दूर जाओगे तो ऑब्वियसली उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी, है ना। एंड द सोलेनॉइड लुक्स लाइक अ सिलेंड्रिकल मेटल शीट। और अगर दूर से देखोगे, बहुत दूर से, आप यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ दूर से देखा, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत दूर से तो आपको क्या लगेगा, एक
सिलेंड्रिकल मेटल शीट लगेगी एक, जैसे कि हमने अभी बात किया था, है ना, एक सिलेंड्रिकल मेटल शीट की तरह ये एक्ट करेगा अगर आप दूर से देखते हो। तो अगर हम इसका एम्पियर लॉ से समझें, सोलेनॉइड तो हमने पढ़ा हुआ है सबने, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने अभी लिया तो अगर हम एम्पियर लॉ से समझें तो कैसे सोलेनॉइड की हेल्प ले सकते हैं हम, या सोलेनॉइड में हम कैसे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, वो समझते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सोलेनॉइड बना दिया, ठीक है, इसको मैंने एक्सिस में एक तरह से कैप्चर कर लिया, ठीक है। इस सोलेनॉइड में मेरा कुछ करंट फ्लो हो रहा, यूनिफॉर्म करंट है, तो जैसे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है तो फिर ये ऐसे जाएगा, है ना, फिर ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो पूरा चलता जाएगा यहाँ तक करंट, है ना? इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एम्पियर लॉ में मैंने पढ़ा था, अच्छा इसके अगर टर्न्स डिफाइन करें हम, तो ये है एन टर्न्स पर मीटर, एक मीटर में एन टर्न्स है, यूं मान लो, है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि किसमें, सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो इसको एन नंबर ऑफ टर्न्स आप बोल दो। तो इसमें जो मेन गेम है वो ये है कि हम लूप कैसे लेते हैं, पाथ कैसे लेते हैं। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक पाथ ले लिया, यूं मान लो, आप ऐसा बोल सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर पाथ ले लिया, इसको मैंने डिफाइन कर दिया ए पी सी डी, नहीं क्लोज पाथ ही तो लेना है हमें, ऐसा कुछ नहीं सर्कुलर पाथ लेना जरूरी, क्लोज पाथ लेना है, ठीक है। तो हमने क्लोज पाथ ले लिया, इसका मैंने बोल दिया ऐसे ही कि इसका जो लेंथ है वो है एक्स, ठीक है, और इसका जो विड्थ है वो है वाई। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैं ले रहा हूँ इसमें, है ना। एक मैंने स्ट्रिप ले ली है बेसिकली, है ना, ऑब्वियसली मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ इसलिए लिए मैंने। पूरे सोलेनॉइड पे तो मैं निकालने बैठूंगा नहीं, छोटी जगह निकालूंगा, सिंस करंट सेम है, करंट सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, तो उस चीज को इंटीग्रेट करने से मुझे पूरे सोलेनॉइड पे मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम आगे, यस सर। है ना। यस सर। आगे डिस्कस करते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ। यूजिंग एम्पियर्स लॉ ऑन पाथ ए बी सी डी, जो हमने पाथ लिया है ना, उस पे हम क्या लगा रहे हैं, एम्पियर लॉ लगा रहे हैं भाई। क्या लगाएंगे, कोई हेल्प करेगा मेरी? साइक्लिक इंटीग्रेशन या लाइनियर इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी बी डॉट डी एल, क्या हो जाएगा भाई ये, म्यू नॉट इंटू, अब बताओ क्या होना चाहिए, आई। म्यू नॉट आई, पक्का? कौन कौन बोल रहे हैं सर म्यू नॉट आई होगा? एबीसीडी लिया है हमने, पॉइंट टू बी नोटेड। तो एबीसीडी में जो करंट होगा क्या आई होगा? आई तो एक टर्न में हो रहा था, यस सर, एन टाइम्स ऑफ आई होगा। एन टाइम्स ऑफ आई होगा, ठीक है। एन टाइम्स ऑफ आई कौन बोल रहा है भाई? हाथ ऊपर करें अपना, कृपया अपना हाथ उठाएं और वोट दें। कौन कौन बोलना चाहता है कि म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ आई होगा? शगुन, दक्ष, शिखा, सना, मुस्कान, बस 5 जने। बाकी अंशिका पढ़ नहीं रही क्या आज? अंशिका मन नहीं पढ़ने का आज क्या? सर पढ़ रही हूँ। सर अनसिमेट्रिकल के लिए क्या होगा बेटा? अनसिमेट्रिकल के लिए आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा दक्ष, ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि हम एक कॉमन फॉर्मूला, एक कॉमन टूल का यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने डिफाइन कर पाए हम उस चीज को। ऐसे तो आप पूछ सकते थे गॉस लॉ में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाले चार्जेस हैं उनकी वजह से कैसे निकालेंगे, है ना। तो फिर उसके लिए आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली। वो हमारे काम की चीज इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम तो दूर दूर तक नहीं पूछने वाला आपसे, है ना। रियल लाइफ में अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डिस्कवरी कर रहे हो जिसमें कि आपको जरूरत पड़ रही है निकालने की अनसिमेट्रिकल की वजह से, तो आपके कुछ यूं बोल सकते हो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप निकाल सकते हो ना। वो लेबोरेटरीज में आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो किसी, बट कोई कॉमन रूल नहीं आया उसके लिए, आप ये मान लो, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहे थे भाई अंशिका? सर पढ़ रही हूँ। पता नहीं है, सर चलो। सॉल्व कर रही हूँ। हाँ अंशिका को लगता है आवाज, चलो कोई ना।
हाँ भाई, म्यू नॉट, हाँ नीचे हैंड डाउन कर लो, काफी बच्चे म्यू नॉट एन आई बोल रहे हैं। तो जवाब है कि म्यू नॉट एन आई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स तो आपके पूरे सोलेनॉइड के हैं, आपने अभी केवल एबीसीडी पाथ लिया है जिसका कि लेंथ कितना था, एक्स लेंथ था। अरे कितना था, एक्स। एक्स लेंथ था, तो आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स आई, ये होगा। इसमें जो एन एक्स है ये क्या है, टोटल पाथ पासिंग थ्रू एबीसीडी, टोटल पाथ पासिंग थ्रू एबीसीडी। किसी को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? 1 मीटर में आपके एन टर्न्स थे, तो एक्स मीटर में कितने होंगे, एन एक्स होंगे नहीं होंगे, होंगे सर। है ना? तो 1 मीटर में एक्स एन थे, तो एक्स मीटर में एन एक्स हो गए, और एन एक्स के लिए ही तो निकालना है करंट हमें, तो एन एक्स जो पाथ था उस पाथ में टोटल करंट कितना होगा, एन एक्स आई होगा। हाँ या ना बोलो भाई, है ना? एन एक्स आई होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, पक्का? और ये जो आई है ये क्या है भाई, करंट ऑन ईच टर्न। पूरी सब चीजें मैं आपको नोट करके दे रहा हूं, टेंशन मत लो, बाद में पढ़ोगे तो डाउट नहीं आएगा। करंट ऑन ईच टर्न, एक टर्न पे जितना करंट है वो है आई, ठीक है। और एनएक्स क्या है, आपकी पाथ का लेंथ जो आपने लिया है, जो आपने सरफेस ली है, एम्पियर सरफेस बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, इसको नाम ऐसा तो डिफाइन नहीं है इसका, ठीक है। तो भाई इसका इंटीग्रेशन जब निकालने जाएंगे हम, लीनियर इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, लीनियर इंटीग्रेशन, तो वो आपको हर लाइन पे निकालना पड़ता है। तो जब इसको आ जाओ सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका ए से बी में, पहले तो बी डॉट क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल, यस। है ना। फिर हमको बी से सी जाना पड़ेगा, बी से सी में बी डॉट डीएल, फिर सी से डी जाना पड़ेगा, सी से डी में बी डॉट डीएल, प्लस फिर डी से वापस ए जाना पड़ेगा, पूरे पाथ का करना है ना क्योंकि बी डॉट डीएल। और इन चारों को जब आप ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट एन एक्स आई। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। नो सर। अच्छा, ए से बी में कितना बी डॉट डीएल होगा? मैं बोलता हूँ 0 होगा, क्या आप भी यही बोलते हो? क्या आप भी यही बोलते हो? यस सर। यस सर। रीजन क्या है इसका? अरे यार सिंपल सा रीजन है, बाहर है वो आपके सोलेनॉइड से, आउटसाइड है ना। अरे ए से बी वाला पाथ देखो यार, आप बाहर नहीं है क्या? यस सर। करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, लूप को टच नहीं कर रहा है वो पाथ तो आपका, है ना। ए से बी वाला पार्ट तो आपका लूप को टच नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, ए से बी वाला तो बाहर है इसलिए 0 कर दिया आपने, बाकी वाले का क्या करना है? तो बाकी वाले का मैं बोलता हूँ कि ये वाला भी 0 होगा और डी से ए वाला भी 0 होगा। रीजन बताओ अब तुम, रीजन बताओ, बी से सी वाला और डी से ए वाला 0 क्यों होगा? परपेंडिकुलर है, हाँ शायद नहीं, परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर है बी और डीएल आपका इस केस, बी और डीएल परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिख लेना इसके लिए भी, इसलिए 0 होगा, ठीक है। इसमें भी सेम केस है, परपेंडिकुलर है बी और डीएल, इसलिए। अरे यार डॉट प्रोडक्ट में cos 90 कितना होता है, 0 होता है नहीं होता है? जीरो। डॉट प्रोडक्ट से तो निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस्ट कंपोनेंट लेना पड़ता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा में थीटा जब 90 रखोगे तो पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हो तो जाएगा इसलिए सर। हमें केवल सी से डी के लिए निकालना है, केवल इसके लिए हमें निकालना है आपका क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। चलो निकालते हैं भाई, ये आपका आ गया सी से डी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एक्स आई। ठीक है, यहां तक सब ठीक लग रहा है?
यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, बी डॉट डीएल जब निकालेंगे सी से डी में, तो क्या बी और डीएल अब पैरेलल नहीं हो जाएंगे? क्या कॉस थीटा जीरो, थीटा जीरो नहीं हो जाएगा? कॉस थीटा वन नहीं हो जाएगा? है ना? वैल्यू 1 आएगी क्या आ जाएगी? सर, 1। हाँ, तो बी और डीएल को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जिसमें कि मैं बी को क्या कर सकता हूँ, डीएल इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो लेंथ है डीएल जो एलिमेंट है उसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी लेंथ पे, सी से डी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या सी से डी की लेंथ एक्स है? अरे यार हाँ ना तो बोलो। यस क्या सर। सी सर, से डी की लेंथ एक्स है? तो क्या डीएल का इंटीग्रेशन बी इंटू एक्स हो जाएगा? यस सर। तो क्या एक्स से एक्स कट सकता है? यार सब तो सही लिखा है मैंने मैथ्स में, क्यों घबरा रहे हो तुम लोग, परेशान क्यों हो रहे हो? गलत लिख दिया क्या? कुछ गलत कैलकुलेशन कर दी क्या कुछ मैंने? नो सर। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? तो कितना आंसर आ गया भाई आपका? म्यू नॉट म्यू नॉट आई। एन आई। एन कहाँ चला गया? एन भी तो लाओ। तो भाई कोई सोलेनॉइड अगर है तो उसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है उस सोलेनॉइड की वजह से, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट फ्लो हो रहा है, कितनी होती है भाई? म्यू नॉट एन आई। ये तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो अगर याद हो तो। पढ़ा था क्या सोलेनॉइड में कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है? पढ़ा था क्या पहले? 10th में तो पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा? भूल गए होंगे, कोई ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया भाई, इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एम्पियर लॉ के हिसाब से निकाला इस बार, ध्यान से। ये आप पहले निकाल चुके हो, सिंस आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, पर अगर नहीं पढ़ा है तो एम्पियर लॉ के हेल्प से हमने इस बार निकाला है। ठीक है, ओके। सोलेनोइड का भी मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, स्ट्रेट वायर का भी निकल गया, है ना? कोई भी रैंडम वायर्स हो हमारे पास। अब हम इक्विप्ड हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। करें क्वेश्चन सॉल्व करें? यस सर। समझ में आया जो भी थ्योरी पोर्शन पढ़ा है, या उसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा से, मैं एक बार फिर से। नो सर। पक्का? यस यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन कर दो यार मेरे लिए। चलो ये तो तुमने करा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करो। थोड़ा अगर धुंधला लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। सोलेनॉइड है जिसका की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, लॉन्ग सोलेनॉइड है, बहुत लंबा सोलेनॉइड है जिसका की रेडियस है 1 mm, है ना? इसके टर्न्स क्या है? 100, यानी कि ये 100 टर्न्स पर मीटर है, पर 1 मीटर है, 100 टर्न्स। पर एम एम है, पर एम एम है, सॉरी नॉट मीटर, पर एम एम है। तो इसका मतलब बता देता हूं मैं पहले ही आपको। ये है, इसका मतलब है 100 × 10⁻³ पर मीटर। ठीक है, करंट दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है 1 एम्पियर। ठीक है, पूछ क्या रहा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है सेंटर पे सोलेनॉइड के। निकाल सकते हो क्या? अंदर की तरफ ही तो निकाल के दी थी तुमको मैग्नेटिक फील्ड मैंने, तो वही तो पूछ रहा है, निकाल दो। अरे हाँ ना बोलो भाई, निकाल सकते हो क्या? यस सर। निकाल दो जल्दी से। अब तो सब बता दिया है मैंने, कुछ ऐसा बचा नहीं है इसमें जो नहीं बताया तुम। कितना आ रहा है? दिशा का बी आ रहा है, ओके। बाकी बच्चों का कितना आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दिया क्या तुम लोगों ने क्लास में? हम्म।
बी। ठीक है, दक्ष का भी यही आ रहा है। ओके। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई, काफी बच्चों का यही आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने अभी 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 पढ़ के निपटे हैं हम कि एक सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको निकाला जाता है म्यू नॉट इंटू एन आई से, जिसमें कि एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सोलेनॉइड के पर मीटर। ठीक है, और उसमें अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷ ये पढ़ा -7। है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई, 100 × 10⁻³ यानी कि 10⁻⁵। ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट है, तो कितना आ जाएगा ये, 4 पाई इंटू 10⁻⁻² है ना। 4 पाई को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा अराउंड कितना आ जाएगा, 12.56 × 10⁻²। टेस्ला में हम लिखते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सबका सही है, ये इजी क्वेश्चन था, ये तो बेसिक है ना। अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो अगला क्वेश्चन कर दो फिर। अब इस बार लॉन्ग सोलेनॉइड है 50 सेंटीमीटर लेंथ का, जिसमें कि 100 टर्न्स है। इसको करंट क्या, अभी देखो मैंने टर्न्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तुम्हें सिखा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, इस बार तुम खुद करो। करंट दिया हुआ 2.5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहा है सोलेनॉइड के सेंटर पे। सब चीजें दी हुई है, निकाल दो। हाँ अंशिका। सर ऑप्शन ए। ओके, किसी और का आ रहा है कुछ। मेरे ख्याल से जिसको नहीं आ रहा है उसको सोलेनॉइड की लेंथ या नंबर ऑफ टर्न्स निकालने में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं फिर से बता देता हूँ यार, नंबर ऑफ टर्न्स देखो निकालने का एक फॉर्मूला भी हो सकता है, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो जितने टर्न्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स है 100, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, और लेंथ जो है सोलेनॉइड की उसको बोल देते हैं एल। ठीक है, तो ये जो हमें पोर्शन चाहिए होता है ना नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए, एन। ठीक है, सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें कि हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, वो आप एन अपॉन एल भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो हमारा एल था स्मॉल एन, वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं था, वो था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। तो यहाँ पे एन अपॉन एल निकालना जरूरी है हमारे लिए। तो एन अपॉन एल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 तो टर्न्स थे,
और लेंथ कितनी थी 50, तो कितना आ गया भाई बोलो। 2। अच्छा 50 जो थी वो तो सेंटीमीटर में था, तो क्या इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वहां पे हमारा जो टर्न्स था यस सर। वो पर मीटर था ना, पर मीटर था ना एन, तो है ना। यस सर। तो यस 50 सर। को क्या लिख दूंगा मैं, 0.5 लिख दूंगा, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। ये गलती आप कर सकते हो कि आप 50 लेके कर दो, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है 100/0.5। कितना हो जाएगा ये, 200 हो जाएगा, यस सर। 200 हो जाएगा, है ना? चलो सॉल्व करते हैं भाई। बी हमारा होता है म्यू नॉट एन आई फॉर सोलेनॉइड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 200 या फिर 100/0.5 मल्टीप्लाई में करंट, करंट कितना है 2.5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.28 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आ रहा है क्या आप लोगों का? क्या यही आ रहा है आंसर दिशा? यही आ रहा है, ठीक। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। नो नहीं? सर। चलो ठीक है यार। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये आप घर पे प्रैक्टिस करना। इसको मैं क्लास में लेता, पर अभी मेरे पास मेरी एक और क्लास है, तो मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। एक ये है और एक ये है, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, स्ट्रेट लाइन वायर में कैसे निकालते हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर वो पता है तो ये आप निकाल पाओगे। तो अगर नवीन सर ने पढ़ाया हुआ है तो ट्राई कर लेना, नहीं पढ़ाया हुआ है तो फिर मैं एक इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बता दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आज की क्लास में हमने एक तो रिवीजन किया हमारे फोर्स का, ठीक है। इसके अलावा हमने एम्पियर लॉ समझा, और एम्पियर लॉ के हेल्प से हमने सोलेनॉइड पे और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे क्या सीखा, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना सीखा, ठीक है। ओके, तो अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके, और आपकी डीपीपी भी सॉल्व करवाएंगे आपको, है ना। कुछ आपको क्वेश्चंस में ग्रुप में भी भेज दूंगा जब वो मर्ज हो जाएगा आप लोगों का। तो प्रैक्टिस करो यार अपने जो भी है टेस्ट वगैरह आने वाला है उसके लिए भी, है ना। और एक बार फिर से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को करने के लिए थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास से पहले, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? सर नो सर। हाँ बोलो। सर कल क्या तक एक्स्ट्रा क्लास होगी? हाँ, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए आपको बोला गया है क्या टेस्ट के लिए ग्रुप में? सर अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप क्लास ज्वाइन कर लेना। क्लास अगर होगी तो वही 1 से 2:15 के बीच में होगी, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन आती है, अगर आपके ग्रुप में आपको बताया जाता है तो ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं आती है तो मतलब क्लास नहीं है, ठीक है। ओके, चलो तब तक तुम प्रैक्टिस करो यार, जो भी तुमने पढ़ा हुआ है अभी तक उसकी प्रैक्टिस करो। टेंशन मतलब टेस्ट वगैरह की तुमको बता दिया जाएगा सब, है ना। जो तुमको अभी पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ अंशिका, कुछ पूछना था आपको? नहीं? नो सर। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन, दैट्स ऑल बाय फॉर। सर। हाँ, यहीं तक रखते हैं क्लास को, बाय बाय।